हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था, मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं और आप लोगों के जितने भी डाउट्स है पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो चीजें क्लियर हो पाए। बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डाउट पूछा हुआ है, कैलाश चंद्रा क्या पूरी कंप्लीट करनी है? अगर नहीं तो फिर कितनी वॉल्यूम्स हमें करनी पड़ती है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कैलाश चंद्रा तो आप जितना करो उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें आपको नए नए स्ट्रोक्स मिलते हैं या फिर जो पार्लियामेंट्री डिक्टेशन से रिलेटेड या फिर जो हमारे स्किल में पूछा जाता है एसएससी, मतलब यही है कि उस टाइप का मटेरियल ही आपसे पूछा जाता है। इसलिए कैलाश चंद्रा तो आपको अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, अच्छी हो रही है, मेरी स्पीड आ गई, मैं 100+ लिख पा रहा हूँ या फिर उसको आराम से ट्रांसक्राइब कर पा रहा हूँ, तो आप लोग केसी के साथ साथ अपने प्रोग्रेसिव मैगजीन्स को भी लगाइए। केसी नहीं छोड़नी भाई, जब तक आपकी सारी वॉल्यूम्स नहीं हो जाती कंप्लीट तब तक आपको केसी नहीं छोड़नी है। और कोशिश करो कि 528 जितने भी ट्रांसक्रिप्शन उसमें उसको कंप्लीट करनी है। मैगजीन्स की तरफ जाइए, या फिर मैं ये कहूंगा कि जो प्रोग्रेसिव मैगजीन्स है ना उसकी तरफ आप लोग जाइए। और उसके बाद भी अगर आपको उसमें भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आती है, फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये भी लिख पा रहा हूँ, तो फिर आप उसके बाद जो अनसीन पैसेजेस होते हैं या फिर एडिटोरियल्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा डाउट पूछा हुआ है कि रोज कितनी प्रैक्टिस मिनिमम करनी चाहिए केसी की? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरे दिन लगा रहना है, ऐसा नहीं है। अगर आप सीबीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग दिन में 2 घंटे निकालिए, उसमें से आपकी 3 या 4 डिक्टेशन आप लोग कीजिए। उसमें से भी अगर जो आपको लगता है कि ये केसी या फिर जो डिक्टेशन मैंने लिया मैं उसको इजीली ट्रांसक्राइब कर पाऊंगा, तो उसको ट्रांसक्राइब करने की जरूरत नहीं है। बस ट्रांसक्राइब वो की जाती है जिसमें आप लोगों को डाउटफुल रहता है कि हाँ भी ये मेरे वर्ड्स इसमें छूटे या फिर मैं इसमें स्ट्रोक्स प्रॉपर्ली नहीं बना पाया, फिर कुछ वर्ड्स मुझे नहीं लगे। ठीक है, तो उन चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। बाकी आपको हर चीज की, हर केसी की या फिर हर डिक्टेशन की आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन या फिर उसको ट्रांसक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मेरा बेसिकली यही है कि आप लोग कोशिश करो कि 3 से 4 डिक्टेशन वो करो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीबीटी की भी। ठीक है, और जिनका सिर्फ स्किल टेस्ट ही रह गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया या फिर क्वालिफाई हो गया, वो लोग प्रॉपर पूरे दिन में कम से कम 8 या 9 डिक्टेशन करो और कोशिश करो केसी के साथ साथ आप प्रोग्रेसिव भी करो। ठीक है, तीसरा डाउट पूछा हुआ है, जीके सिम्स वेरी नॉर्मस, सो उसके लिए क्या टिप और रिकमेंडेशन दोगे? तो भाई जीके के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी आप लोगों को। ठीक है, वो मैं उस प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, फिर पॉलिटी हो गया, फिर रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये चीजें मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा आपके लिए, तो सो काइंडली वेट इस चीज के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें? तो सो भाई देखिए, मॉक टेस्ट करने का कोई टाइम नहीं होता। जैसे ही आप इस फील्ड में आ रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना होता है, मॉक टेस्ट लगाइए। उसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट रहता है कि आप लोगों को पता चलता है कि हमारा पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती है, फिर क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट इजीली लगा सकते हो, कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो उस चीज को। और एक चीज मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट जैसे आपका 50% या 60% कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके तुरंत बाद आप लोग मॉक टेस्ट को कर सकते हो और मतलब देख सकते हो कि आप कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर है, या फिर है ना हमको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर हमें क्या क्या चीजें और पढ़नी चाहिए और डीपली जानी चाहिए। मतलब आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें क्वेश्चन हमसे पूछी जा रही है। तो सिंपली मेरा बोले मतलब है कि मॉक टेस्ट आप जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हो, बस ये है कि जब आप अपना 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद ही मॉक टेस्ट पे आइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट करो? तो भाई करंट अफेयर्स का कोई भी ये आपको 100% श्योरिटी नहीं देगा कि कौन से ईयर से पूछा जाएगा, फिर कौन से मंथ से हमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। बट इसीलिए मैं बोल रहा था करंट अफेयर्स का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, इसको हर जगह से हर मंथ का हर डे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स के ऊपर भी प्रॉपर्ली वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, उसके ऊपर आप लोगों के डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो मैं एक डिटेल वीडियो और लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने, कितने पढ़ने। ठीक है, उस चीज के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने पूछा है, इफ यू नो एनी ऐप फॉर बेटर प्रिपरेशन लाइक आस्किंग एमसीक्यू और प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले मैंने बुक्स कंप्लीट की अपनी। ठीक है, मतलब बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं कहता हूं बुक्स लो बुक्स लो बुक्स लो, क्योंकि आप में सबसे बड़ी बात आपको ये पता चलता है कि टॉपिक है किस चीज के ऊपर, है ना। मतलब बुक्स में से ही करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको लाना है। जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, प्रिपेयर करता था, जैसे प्रीवियस एनालिसिस हो गए या फिर मॉक टेस्ट हो गए, मैं यूज करता था टेक्स्ट बुक ऐप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी टेक्स्ट बुक ही करो, आप लोग और भी एप्स यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं करता था टेक्स्ट बुक से, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है या फिर मुझे क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं टेक्स्ट बुक में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, तो आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए जितने का भी आता है और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो आई थिंक भाई आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी चीज से रिलेटेड आता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों की प्रॉपर वीडियो बना सकूं। सो इस वीडियो में ना आप लोगों के बाकी डाउट्स भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो अभी मैंने एक अनसीन पैसेज की डिक्टेशन डाली थी, उसमें एक भाई ने कमेंट किया कि भाई स्पीड के साथ साथ ये भी बताया करो कितने वर्ड्स है, बहुत हेल्प होगी और पता चलेगा कितने वर्ड्स में से इतने स्किप करा है और इतनी गलती हुई है और इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो भाई मैं इसीलिए नहीं बताता आप लोगों को, क्योंकि लिख के उसको छोड़ दोगे, आप उसको टाइप नहीं करोगे, उसको ट्रांसक्राइब नहीं करोगे। मेरा अनसीन पैसेजेस देने
देने का मेन मोटिव यही है दोस्तों कि आप लोग पहले उसको डिक्टेशन को लिखो, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करो एंड देन उसके जो जिस भी पीसी में हो या फिर किसी के बाद लैपटॉप हो उस चीज पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके वर्ड्स कितने हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं अगर मैं बता दूंगा ना तो आप लोग मतलब ढील दे दोगे उसके ऊपर कि मैं नहीं यार छोड़ो, मेरा मैंने लिख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना उसको तब तक उसमें बेनिफिट नहीं है। स्पीड में बताता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन फील हो कि हाँ भी चलो मैं इतने वर्ड्स लिख पा रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, खुद आपको देखने की इतने वर्ड्स मेरे इसके और कितने अच्छे तरीके से मैं इस चीजों को कर पाऊंगा, ठीक है। और एक भाई ने हमसे ये पूछा था कि भैया हिंदी स्टेनो वाले ग्रेड सी में सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है, मतलब कौन सी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं हिंदी स्टेनोग्राफर में आप एएफएचक्यू में जा सकते हो, इलेक्शन कमीशन में जा सकते हो। हालांकि जो कैट जिसमें मैं हूं अभी वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, इसमें भी काफी लोगों के डाउट थे कि हम क्या कोर्ट मास्टर हम हिंदी स्टेनोग्राफर में बन सकते नहीं बन सकते। तो भाई इसका यही जवाब है कि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में बेसिकली इंग्लिश स्टेनोग्राफर को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो हिंदी वाले वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में नहीं आ सकते हैं। आप लोग और भी कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे जो आपको 4600 ग्रेड पे देगी, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो। उसके बाद एक ने पूछा हुआ है कि भैया ग्रेड सी हिंदी स्टेनोग्राफर वाले सिलेक्ट होते हैं नहीं। भाई बिल्कुल होते हैं। आप लोग अपनी 100% अपनी मेहनत करो, हिंदी में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप लोगों को मेहनत करनी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को हिंदी स्टेनोग्राफर्स की जॉब प्रेफरेंस मिलेगी, 4600 लेवल 7 मिलेगी। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप लोगों को डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे और अच्छे नंबर से पास होंगे तो आप लोग भी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी बन सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा होता है कि भाई कोर्ट मास्टर के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम देना होता है फिर दूसरे एग्जाम्स होते हैं। तो कोर्ट मास्टर बनने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। उसमें जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उस डिपार्टमेंट में आपकी अगर सिलेक्शन होता है आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या फिर आप लोग बोल लीजिए कोर्ट मास्टर या फिर आप लोग बोल लीजिए पर्सनल असिस्टेंट। तो यही चीजें होती है। कोर्ट मास्टर के लिए आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम देना होता है। हालांकि जो कोर्ट मास्टर होते हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी पोस्ट वहां भी होती है, बट वो चीज अलग होती है। मतलब वो ना काफी हायर पोस्ट होती है, मतलब आप पीए सीनियर पी उसके बाद काफी प्रमोशंस के बाद आप कोर्ट मास्टर बनते हो, ठीक है। एक भाई ने क्वेश्चन करा हुआ है कि आपकी जॉब कब लगी थी, किस ईयर में लगी थी और कितने मार्क्स थे आपके। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं मेरी जॉब लगी थी 2022 वाले बैच में, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2022 वाले बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे मेरे मार्क्स थे 156 के अराउंड मेरे मार्क्स थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एंड देन मैंने एज अ कोर्ट मास्टर ज्वाइन किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। तो हम में से किसी ने एक ने पूछा हुआ, हाय भैया मैं एसएससी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट भैया एग्जाम प्रॉपर फेयर तरीके से कंडक्ट होगा या नहीं, इससे डर लगता है और मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ जुड़ने का या फिर मैं जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ मैं उसमें हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग ये चीजों पे ध्यान मत दो दोस्तों, अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। हार्डवर्क डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भी माहौल चल रहा है हमारे, चाहे कॉम्पिटिशन बढ़ गया या फिर फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आप लोगों को नहीं सोचनी, इससे आप डिमोटिवेट होंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें नहीं सोचनी। सबसे पहले आप लोगों को अपने हार्डवर्क करना है। कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब देखो हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ठीक है। तो आप लोग अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो। डेफिनेटली आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहां, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू हो या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीजें यार आप लोग कर सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बस आप लोग मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल आपकी जॉब 100% लगेगी। ऐसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप मेहनत करते रहो। फिर एक और चीज डाउट हमसे पूछे कि भैया एसएससी स्टेनोग्राफर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेनो आनी चाहिए। सो भाई ये बहुत ही जेन्युइन डाउट है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया था उस टाइम मुझे भी ये डाउट होता था कि यार हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों करनी पड़ती है। जैसे मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर मैंने सीखी थी तो मुझे ये डाउट था कि कहीं डिपार्टमेंट के जाने के बाद मुझे ये बोलेंगे कि आप हिंदी स्टेनोग्राफर ही सीखे हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि आप लोगों को हिंदी ही प्रेफरेंस में भरे हुए, तो हिंदी एज ए हिंदी स्टेनोग्राफर आप लोग सेलेक्ट होंगे। और अगर आप लोग एज ए इंग्लिश स्टेनोग्राफर भरते हो तो आप लोग इंग्लिश ही दोगे, इंग्लिश ही स्टेनोग्राफर कहलाओगे। तो मतलब आप लोगों को दोनों चीजें सीखने की जरूरत नहीं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भरो। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप लोग हिंदी के मीडियम से जा सकते हो। और आपको अगर इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से मतलब लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग इंग्लिश में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को दोनों चीजें दोनों लैंग्वेज में सीखनी पड़ेगी। एक भाई ने हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि भैया 2026 में कौन से मंथ में एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट होगा। सो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, जल्दी ये चीज एसएससी भी नोटिफाई कर देगी। एक प्रॉपर नोटिस होगा जिसमें हमारा एग्जाम पैटर्न या फिर हमारे डेट शेड्यूल कितने हैं या फिर हमारी टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है, उसको प्रॉपर तरीके से एक नोटिस आएगा। उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, फिर क्या क्या नए चेंजेस हमको देखने के लिए मिले। थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी आप लोगों को ये चीजें भी मिलेगी। फिर वही एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ कि सर स्किल के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज करना बेनिफिशियल रहेगा। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करो, कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आपकी या फिर इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत है तो आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको हिंदी ज्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश तो आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर बनो। मतलब स्किल टेस्ट में आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस अपने हिसाब से करनी है। जिस लैंग्वेज में आपने सीखा हुआ है, क्या जिस लैंग्वेज में आपने स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस किया है फिर स्टेनो की प्रैक्टिस किया, उसी चीज को आपको करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए कंप्यूटर का नॉलेज कितना होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। देखो जब मैं इस फील्ड में आया था तो मेरे को बेसिक कंप्यूटर मैंने सीखा होता है। 3 मंथ्स का कोर्स होता है जिसमें आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये चीजें सिखाई जाती है। मतलब बेसिक कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फिर हमें वर्ड में कैसे काम करना होता है, ये चीजें सिखाई जाती है। तो आप लोगों को उसमें ये कहूंगा कि सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करो।
हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कंप्लीट करो, आप लोग पहले अपना एग्जाम निकालो, एग्जाम क्वालिफाई करो, एंड देन आपको लगेगा कि हाँ भी मेरी जॉब लगने वाली है, देन आप स्टार्ट कर सकते हो कंप्यूटर के जो क्लासेस होते हैं, या फिर जिसके पास ज्यादा टाइम है, जिसका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो मतलब ज्यादा आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर कर दिया। आई थिंक आप लोगों को ये बेनिफिशियल भी रहेगा, हेल्पफुल भी रहेगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइप का, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से, मतलब स्टेनो से रिलेटेड हो या फिर किसी सब्जेक्ट से हो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी हो, जिससे से भी रिलेटेड आपका डाउट आता है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में करें। मैं इससे ये बेनिफिट रहता है कि आप लोगों के मन में जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं, और आप लोगों की मेहनत जो आप लोग कर रहे हो वो और अच्छे से होती है, आपने आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के मन में जो भी डाउट है, हालांकि जब मैं था स्टार्टिंग में इस फेज में था, तो मेरे कई सारे डाउट्स मेरे मन में रहते थे, जिस वजह से मेरा टाइम वेस्ट भी हुआ, मुझे समझ नहीं आता था, है ना। मैं फालतू की चीजें पढ़ता रहता था, या फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलती थी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, आपके जितने डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। मतलब कहीं भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप लोग जरूर बिंदास होकर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसे लगी इस चीज के बारे में भी जरूर बताएं। और अगर इस चीज में इंप्रूवमेंट लानी है तो फिर वो चीज भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।